नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं खान सर का बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को, जिसमें देखिए टोटल 20 प्रैक्टिस सेट इस बुक में दिए गए हैं। सभी नए परीक्षा प्रारूप पर पूर्णतः आधारित है। तो चलिए हम लोग सेट नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। तो 12 नंबर का देखिए प्रैक्टिस सेट आपका ये स्टार्ट होता है। इससे पहले 1 से लेकर 11 प्रैक्टिस सेट हम लोग अलग वीडियो में बना चुके हैं, अलग अलग प्रैक्टिस सेट को अलग अलग वीडियो में। तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए, स्टडी लूप, वहाँ एक प्लेलिस्ट बना हुआ है 71st बीपीएससी टेस्ट सीरीज करके। वहाँ पे आप सभी खान सर का प्रैक्टिस सेट को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज का अपना ही अलग ही महत्व होता है किसी भी एग्ज़ाम में। तो चलिए सेट नंबर 12 का आपका पहला प्रश्न स्टार्ट है। खान सर का पहला प्रश्न क्या है सेट 12 का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन इनमें से सही हैं। तो पहला है कि निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने हिंदुओं के प्रति असहिष्णु का नीति का पालन किया। तो असहिष्णु के नीति का नहीं पालन किया था दोस्तों, यह सहिष्णु के नीति का पालन किए थे। सो पहला आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। कर्नाटक मुगल दक्कन के सूबे में से एक था और यह हैदराबाद के निज़ाम के अधीन आता था। तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। और कर्नाटक के अपने नवाब के लिए बार बार संघर्ष ने यूरोपीय कंपनियों को भारतीय राजनीति में सीधे हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान किया। तो ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो 2 और 3 इसका राइट आंसर होगा। तो 2 और 3 केवल जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और देखिए आपका आंसर के साथ इसका व्याख्या भी दिया हुआ है। तो व्याख्या और इसका जो है क्वेश्चन का पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। व्याख्या को आप आसानीपूर्वक पढ़ सकते हैं घर बैठे। चलिए दूसरा नंबर का प्रश्न है कि पुर्तगालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया था। तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा क्या है, पुर्तगालियों से रिलेटेड कि बाज़ारों को सुरक्षित करने की चाहत के कारण व्यापारिक कंपनियों के बीच भयंकर लड़ाई हुई थी। तो ये भी पुर्तगालियों से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। तो दोनों ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर के प्रश्न का। तीसरा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की हार हुई थी। तो जी नहीं दोस्तों, हैदर अली की जीत हुई थी। तो पहला स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली ने अंग्रेज़ों को हराया था। तो जी नहीं दोस्तों, हैदर अली की इसमें हार हुई थी, अंग्रेज़ों ने हैदर अली को हराया था। तो दूसरा भी आपका फॉल्स है। तीसरा है कि आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो टीपू सुल्तान ने लड़ाइयाँ जीती और अपना क्षेत्र जो है अंग्रेज़ों को नहीं सौंपा। तो नहीं दोस्तों, वो जो है अपना क्षेत्र जो है अंग्रेज़ों को सौंप दिए थे। सो ये भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है टीपू पराजित हुआ और युद्ध में मारा गया था। ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है दोस्तों, इसमें ब्रिटिश कंपनी की जीत हुई थी और टीपू पराजित हुआ था और मारा गया था। तो ये 1, 2, 3 जो है वो गलत है, सिर्फ चौथा युग में सही है। तो यानी कि केवल ये एक युग जो है वो राइट होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर है कि केवल एक युग जो है सही है। नेक्स्ट है चौथा नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कितने जोड़े जो है सुमेलित नहीं हैं। तो सवाई जय सिंह आमेर ये आपका सही सुमेलित है। दोस्त अली कर्नाटक सही सुमेलित है। और सूरजमल जाट साम्राज्य ये भी सही सुमेलित है, शासक और उनके प्रांत राज से। लेकिन मार्तांड वर्मा का चेन्नई जो है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, युग्म 1 का जो है गलत मिलान किया गया है। सो केवल एक जो है जोड़ा वो सही सुमेलित नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए 4 का राइट आंसर होगा। पाँचवा है कि चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि चार्टर अधिनियम 1813 द्वारा भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा है कि चार्टर अधिनियम 1833 ने कंपनी के व्यापार एकाधिकार को बहाल किए। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। और आपको देखिए पता करना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें जो है चीन में चाय अफीम के व्यापार और व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के शेष एकाधिकार को समाप्त कर दिया, इसलिए भारत में यूरोपीय आप्रवास पर सभी प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए। इस कारण दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो जो गलत है वो है केवल 2 है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 5वां नंबर के प्रश्न का। छठा नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन जो है वो गलत आए। तो गलत है वो और कौन से सही है वो आपको बताना है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये आपको बताना है छठा प्रश्न में। तो निवेश के माध्यम से बंगाल का राजस्व इंग्लैंड को भेजा जाता था।
तो यह स्टेटमेंट ट्रू है। 1858 के बाद धन की निकासी में कमी आई, तो जी नहीं दोस्तों, धन में जो है वृद्धि आई थी धन की निकासी में, तो दूसरा आपका फॉल्स हो जाएगा। अंग्रेजी अधिकारियों के वेतन और अन्य आय धन की निकासी का मुख्य घटक थे। वेतन और अन्य आय जो है धन की निकासी के मुख्य घटक थे, ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो 1 और 3 इसका सही आंसर है, तो केवल 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी 6 का करेक्ट आंसर है। 2 जो है आपका स्टेटमेंट वो गलत है। 7 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई है? तो पहला है यीशु की धारणा, ये आपका ट्रू है। सत्यार्थ प्रकाश जो है किसके द्वारा लिखी गई है? ये जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है, तो दूसरा आपका फॉल्स हो जाएगा। एकेश्वर वादियों का उपहार, ये भी राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई है, तो 1 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया। सत्यार्थ प्रकाश जो है दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखा गया है, तो आपका दूसरा यह फॉल्स आपका हो जाएगा स्टेटमेंट। तीसरा नंबर का प्रश्न आपका 8वां है कि अकाली आंदोलन की शुरुआत जो है 1921 वर्ष में हुई थी। कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो आपको बताना है, तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। अकाली आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1925 में गुरुद्वारा अधिनियम बनाया गया, ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। अमृतसर में खालसा कॉलेज अकाली आंदोलन की शुरुआत से पहले शुरू कर दिया गया था, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो तीनों स्टेटमेंट जो है अकाली आंदोलन से रिलेटेड सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका 1, 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा 8वां प्रश्न का। 9वां नंबर का प्रश्न है, नेताओं और विद्रोह केंद्र युग में दिए गए हैं और कितने युग में जो है सही है वो आपको बताना है। तो लक्ष्मीबाई जो है उनका विद्रोह केंद्र झांसी था, ये आपका ट्रू है। बहादुर शाह द्वितीय का दिल्ली था, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तात्या टोपे का कानपुर था, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। और बेगम हजरत महल का जो विद्रोह केंद्र लखनऊ था, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो चारों युग में जो है वो आपका ट्रू है। तो देखिए कौन सा इसका जो है ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए तो 9 में आपका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, सभी 4 युग में सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10वां नंबर का प्रश्न, कांग्रेस का सत्र एक तरफ सूची में दिया है और दूसरी तरफ वर्ष, तो कितने युग में सुमेलित हैं? तो सूरत का जो है वो सत्र जो है 1907 में हुआ था, ये सही है। इलाहाबाद का 1910 में सत्र हुआ था, ये भी आपका सही है। कलकत्ता का अधिवेशन जो है 1906 में हुआ था, ये आपका फॉल्स है। और बनारस जो है 1905 में अधिवेशन हुआ था, तो ये भी फॉल्स है। तो केवल जो है आपका ए और बी 2 युग में सही हैं, तो केवल 2 युग में यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का 10 नंबर का। 11 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है वो आपको बताना है। तो 19वीं शताब्दी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही एकमात्र ऐसा माध्यम था जिसके माध्यम से राष्ट्रवाद की धारा प्रवाहित होती थी। तो जी दोस्तों, ये आपका ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सिर्फ ये कांग्रेस एकमात्र माध्यम नहीं था, इसके जो है और भी अलग माध्यम थे, जैसे कि आपको जो है कौन कौन माध्यम थे वो आप देख लीजिए। इसमें प्रांतीय सम्मेलन थे, प्रांतीय और स्थानीय संघ थे, राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे। तो इस कारण जो है पहला नंबर का स्टेटमेंट जो है वो आपका फॉल्स है। दूसरा है कि संवैधानिक आंदोलन कांग्रेस के उदारवादी नेताओं द्वारा अपनाया गया मुख्य तरीका था, तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है दोस्तों, यह जो है मुख्य तरीका था। तो दूसरा सही है और पहला गलत है, तो केवल 2 ऑप्शन नंबर बी 11 का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न देखिए कि बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कौन सा सही है वो बताना है। उन्होंने केसरी अखबार का संपादन किया था, तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड। उन्होंने शिवाजी उत्सव की शुरुआत की, ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। वर्ष 1896-97 में उन्होंने नो टैक्स अभियान शुरू किया, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो बाल गंगाधर तिलक के संबंध में सभी कथन 1 और 2, 3 सभी सही हैं, सो ऑप्शन नंबर डी इसका 12 का राइट आंसर होगा। 13 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन गलत हैं वो बताना है। तो इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शुरू किया गया था, तो जी नहीं दोस्तों, यह जो है आपका जो है यह व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है अगस्त प्रस्ताव का जो है परिणाम था, तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। और इस आंदोलन के माध्यम से गांधी जी द्वितीय विश्व युद्ध के अवसर का उपयोग जो है स्वतंत्रता छीनने के लिए करना चाहते थे, तो जी नहीं दोस्तों, इसमें जो बताना चाहते थे कि भारत जो है इस विश्व युद्ध का जो है वो
निंदा कर रहा है और समर्थन नहीं कर रहा है। तो 1 और 2 दोनों कथन गलत हो जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका यहाँ दिया हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह का एक अन्य उद्देश्य इस संदेश को पूरी दुनिया में प्रकाशित करना था कि भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध का भारत जो है वो समर्थन नहीं कर रहा है। इस कारण से 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। 13 नंबर के प्रश्न का 14 नंबर का प्रश्न है आपका कि क्रिप्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका कौन सा कूट सही है वो बताना है। तो पहला आपका क्या दिया हुआ क्रिप्स मिशन से रिलेटेड कि मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन ने युद्ध मंत्रिमंडल को एक मसौदा घोषणा पर सहमत होने के लिए राजी किया। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। दूसरा है आपका कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने मिशन के साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। तो जी नहीं दोस्तों, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किए थे। इस कारण से दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है। इसे कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। और मिशन ने युद्ध के बाद संविधान बनाने वाली संस्था के गठन की पेशकश की, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो क्रिप्स मिशन के संदर्भ में उनसे रिलेटेड जो है 1, 3 और 4 स्टेटमेंट सही हैं, 2 जो है वो गलत है। सो ऑप्शन नंबर डी 1, 3 और 4 राइट आंसर है 14 नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट है 15 नंबर का प्रश्न। देखिए क्या है कि निम्न पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उपरोक्त में से किन स्थानों पर समानांतर सरकार स्थापित की गई थी। तो दिए गए स्थानों में बलिया और सतारा में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारें स्थापित की गई थी। कई स्थानों पर समानांतर सरकारें स्थापित की गई, जैसे बलिया, तो बलिया हो गए और क्या हो गए आपके सतारा हो गए, 1, 2 हो गए। सो ऑप्शन नंबर ए इसका तो राइट आंसर हो जाएगा। बलिया और सतारा, हजारीबाग, मेरठ, आगरा जो है ये आपके नहीं होंगे। ठीक है, बलिया और सतारा। 19 नंबर है निम्न पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन से प्रसिद्ध भारतीय राष्ट्रीय सेना के अधिकारियों पर दिल्ली के लाल किला में मुकदमा चलाया गया था। तो कौन थे? वो थे, एक नवाज खां थे, दूसरे जो थे वो गुरबख्श सिंह ढिल्लों थे और तीसरे जो है प्रेम सहगल थे। इन तीनों पर जो है वो लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। सो ऑप्शन नंबर डी 16 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मी सहगल को छोड़कर ये तीनों थे। नेक्स्ट है 17 नंबर का प्रश्न कि देवराय प्रथम के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन से कार्य किए गए थे। तो पहला है कि उसने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण कराया था। तो ये जो है आपका स्टेटमेंट ट्रू है। उसके द्वारा बड़ी संख्या में नहरों का निर्माण कराया गया था। तो जी नहीं दोस्तों, ये आपका स्टेटमेंट जो है वो आपका फॉल्स है। ठीक है, तो स्टेटमेंट फॉल्स है। तो यानी कि कौन नहीं दोस्तों, वो बड़ी संख्या में नहरों का निर्माण कराए थे। तो ये आपका दोनों जो है आपका ट्रू होगा। फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है कि उसने मुस्लिम तीरंदाजों को सेना में शामिल किया। तो जी नहीं दोस्तों, मुस्लिम तीरंदाजों को जो है उसने सेना में शामिल नहीं किया था। ठीक है, कृष्णदेवराय द्वितीय ने शामिल किया था, प्रथम में नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है आपका ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो 1 और 2 जो है वो सही है और 3 जो है वो आपका गलत है। ठीक है, तो 1 और 2 सही है और 3 गलत हो जाएंगे। तो कौन से कथन गलत दिए गए हैं? तो गलत तो दिए गए हैं आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 है जो कार्य जो है प्रथम कृष्णदेवराय के प्रथम के द्वारा जो है वो किया गया था। सो आपका जो है 3 नंबर जो है वो आपका गलत है, 1 और 2 आपका सही है। ठीक है, देखिए कथन 1 और 2 में उल्लेखित कार्य देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान किए गए थे और कथन 3 गलत है। ठीक है, ये आपका व्याख्या यहाँ दिया हुआ है। 18 नंबर का है कि होशंग शाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन गलत हैं। तो कौन से गलत हैं कि उन्होंने हिंदुओं के प्रति धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाई थी। तो ये गलत है। वो जो मालवा का शासक था उन्होंने हिंदू और अन्य धर्म के लोगों के प्रति जो है धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। इस कारण पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। और वह जफर खान द्वारा पराजित और कैद किया गया था। तो जी दोस्तों, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। तो केवल जो है वो एक जो है वो आपका गलत है। सो ऑप्शन नंबर ए 18 का राइट आंसर होगा। 19 है कि राणा कुंभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं। तो पहला है कि राणा कुंभा मेवाड़ के थे। तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। उसने कीर्ति स्तंभ के निर्माण के लिए जाना जाता है उन्हें जो है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। उसकी हत्या उसके पुत्र उदा ने की थी। ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। उदा को जो है महाराणा रामयाल ने हटा दिया था। ठीक है, राणा कुंभा का एक और पुत्र था तो उसने उदा ने जो है महाराणा कुंभा को मृत्यु
कर दिया था, हत्या कर दिया था। सो ऑप्शन नंबर जो है आपका जो है करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 1, 2, 3 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये तीनों स्टेटमेंट राणा कुंभा से रिलेटेड सही हैं। 20 है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, एक तरफ है शासक दूसरी तरफ है राज्य, ठीक है। और कितने युग्म जो है सही सुमेलित हैं शासक और राज्य से। तो पहला देखिए आपका कि गयासुद्दीन आजम शाह जो कि बंगाल के थे, तो ठीक है, तो ये जो है आपका यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा है मुजफ्फर शाह मेवाड़ के, तो जी नहीं दोस्तों, वो मेवाड़ के नहीं है मुजफ्फर शाह, ये आपका फॉल्स है। दूसरा है आपका, तीसरा है होशंग शाह मालवा, तो ये भी जो है आपका फॉल्स है। और चौथा है राणा कुंभा गुजरात, तो ये मेवाड़ के थे। तो एक आपका सही है, बाकी ये तीनों गलत है। सही सुमेलित कितना है, केवल एक युग्म है, यो भी आपका पहला युग्म है। सो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही सुमेलन ए का 1, बी का 4, सी का 3, डी का 2 है। तो पहला सुमेलन जो है आपका गयासुद्दीन आजम बंगाल, ए का ए राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर के प्रश्न का। 21 नंबर का प्रश्न देखिए कि जैन अल अबीदीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं। तो पहला है आपका कि इन्होंने हिंदुओं के प्रति उदार नीतियों का पालन किया, तो यह स्टेटमेंट ट्रू है। ग्वालियर के राजा ने उन्हें संगीत पर 2 दुर्लभ संस्कृत रचनाएं भेजी, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। उन्होंने गौ हत्या पर रोक लगाई, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो जैन उल आबिदीन के संदर्भ में आपका तीनों स्टेटमेंट ट्रू है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 21 नंबर के प्रश्न का। 22 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से सही हैं। तो बाबर को दौलत खां लोदी और राणा सांगा द्वारा भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया गया था, तो यह स्टेटमेंट ट्रू है। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा ने बारूद के उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। राणा सांगा ने पानीपत की लड़ाई में बाबर को सैनिक और अन्य सहायता प्रदान किया था, तो ये जो है आपका स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है दोस्तों, क्योंकि राणा सांगा ने पानीपत की लड़ाई में बाबर को सैनिक और सहायता जो भी है नहीं दी थी। तो पहला और दूसरा जो है वो आपका सिर्फ सही होगा, तीसरा फॉल्स होगा। तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है 33 नंबर, निम्नलिखित हड़प्पा स्थल को पश्चिम से पूर्व की ओर कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पश्चिम से पूर्व की ओर, तो पश्चिम से पहले हो जाएगा चहुंदरो, दूसरा आपका हो जाएगा धौलावीरा, लोथल और राखीगढ़ी। ये जो आपका स्टेटमेंट जो आपका बी नंबर का जो दिया हुआ है आंसर में, वो आपका बी इसका करेक्ट आंसर है 23 नंबर के प्रश्न का। 24 नंबर का प्रश्न देखिए कि प्रसिद्ध गुफा कार्ले जहाँ बिच्छू और भिक्षुनियाँ आश्रम में रहते थे और ध्यान करते थे, तो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कार्ले जो है भी भारत के वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 24 का। 25 नंबर है इन प्राचीन भारत के आश्रमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं। तो कुल 4 आश्रमों को मान्यता दी गई, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। आमतौर पर महिलाओं को भी वेदों का अध्ययन करने की अनुमति थी, तो जी नहीं दोस्तों, महिलाओं को जो वेदों का अध्ययन करने का अनुमति नहीं था, तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। गृहस्थ विवाह करना और गृहस्थ के रूप में रहना था, यह स्टेटमेंट ट्रू है। वानप्रस्थ जो है जंगल में रहना और ध्यान करना था, यह भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तेज आश्रम से रिलेटेड जो है आपका केवल 1, 3 और 4 स्टेटमेंट ट्रू है। सो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर के प्रश्न का। 26 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि सम्राट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत उत्तर का चयन कीजिए। तो सम्राटों को राजाओं की तुलना में कम संसाधनों की आवश्यकता होती है, तो जी नहीं दोस्तों, अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, स्टेटमेंट फॉल्स है आपका। राजाओं को कर संग्रह करने वाले अधिकारियों की कम संख्या की आवश्यकता होती है, तो जी नहीं दोस्तों, बड़ी संख्या में अधिकारियों की ज़रूरत होती है जो कर जमा करते हैं, से भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। तो 1 और 2 दोनों गलत कथन है, ऑप्शन नंबर सी 26 का करेक्ट आंसर है। 27 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई पंचायती राज संस्था नहीं है। तो पंचायती राज संस्था जो है वो आपका नागालैंड में नहीं है, मिजोरम में नहीं है और मेघालय में नहीं है। तो इस ऑप्शन में आपका नागालैंड दिया हुआ है, सो नागालैंड ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसमें पंचायती राज संस्था जो है नहीं है। 28 है कि क्या विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने का न्यूनतम आयु जो है वो है कितना है, वो है 30 वर्ष है, ठीक है, 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर डी इसका 28 का राइट आंसर होगा। 29 नंबर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका 74वां संशोधन शहरी स्थानीय निकायों या नगर पालिकाओं से संबंधित था, ठीक है। दूसरा आपका स्टेटमेंट क्या है आपका कि शहरी स्थानीय निकायों के कार्यों को संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है।
तो पहला आपका स्टेटमेंट तो ट्रू है कि 74वां संशोधन जो है शहरी स्थानीय निकायों या नगर पालिकाओं से संबंधित था। दूसरा जो है वो आपका जो है स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, ठीक है। पहला सही है और दूसरा जो है फॉल्स है। सो आपका केवल एक जो है राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का आपका ये राइट आंसर है, केवल एक। 30 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, केवल एक। 30 है कि संविधान के अनुच्छेद 368 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए कथन में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो पहला है कि संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। तो जी दोस्तों, अनुच्छेद 368 में जो है, इस अनुच्छेद में संविधान में संशोधन के 2 तरीके हैं और वे संविधान के 2 अलग अलग सेटों पर लागू होते हैं। तो ये आपका जो है सही स्टेटमेंट है। इसके लिए संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्य विधानसभाओं की सहमति की आवश्यकता होती है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो 1 और 2 आपका सही कथन होगा। ऑप्शन नंबर सी 30 का राइट आंसर है। 31 है कि योजना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो यह समन्वय तंत्र है जो राज्यों के संसाधन प्रबंधन को नियंत्रित और पर्यवेक्षण करता है। तो यह स्टेटमेंट ट्रू है, योजना आयोग से रिलेटेड। दूसरा नंबर है कि केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान और ऋण देने के लिए अपने विवेक का उपयोग करती है। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो दोनों स्टेटमेंट सही कथन है। सो ऑप्शन नंबर सी 31 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है। 32 है कि दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सही है, वो आपको विचार करना है दल विरोधी कानून से रिलेटेड। तो पहला है कि 1985 में संविधान में संशोधन जो है 52वां संशोधन अधिनियम किया गया। इसे दल बदल विरोधी संशोधन के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि किसी सदस्य ने दल बदल किया है तो ऐसा सदस्य सदन के सदस्यता खो देता है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है, दल बदल विरोधी कानून से रिलेटेड। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी करेक्ट आंसर होगा, 1 और 2 जो कि सही स्टेटमेंट है। 32 के बाद 33 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो संविधान में प्रावधान है कि न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते विधायिका के अनुमोदन के अधीन नहीं है। तो यह स्टेटमेंट ट्रू है। संसद न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा कर सकती है। क्या है, संसद जो है न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा कर सकती है। तो जी नहीं दोस्तों, ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। न्यायपालिकाओं के पास न्यायालय की अवमानना के दोषी पाए जाने वाले को दंडित करने की शक्ति है। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला आपका जो है वो सही है और तीसरा सही है और दूसरा गलत है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर के प्रश्न का। 34 है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं। तो पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह है जहां नागरिक दिन प्रतिदिन के निर्णय लेने और सरकार चलाने में सीधे भाग लेते हैं। ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। ग्राम सभा जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का निकटतम उदाहरण है। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो दोनों जो है वो सही कथन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर का प्रश्न का। नेक्स्ट है 35 नंबर का प्रश्न कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट FPTP प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, कौन से कथन सही है। पहला है किसी निर्वाचन क्षेत्र में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाता है, FPTP के प्रणाली के रिलेटेड। दूसरा, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र एक जो है प्रतिनिधि का चुनाव करता है, ठीक है, प्रतिनिधि का चुनाव करता है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। इस विधि को बहुलता प्रणाली भी कहा जाता है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो FPTP प्रणाली से रिलेटेड जो है तीनों स्टेटमेंट ट्रू है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 नंबर के प्रश्न का। 36 नंबर का प्रश्न देखिए कि राष्ट्रीय आय को मापने की शुद्ध मूल्य वर्धित विधि को किस रूप में भी जाना जाता है। तो शुद्ध मूल्य वर्धित विधि को हम लोग शुद्ध आउटपुट व्यय विधि, उत्पाद विधि और मूल्य विधि का उद्योग, इन तीनों के रूप में जानते हैं। सो ऑप्शन नंबर इसका ऊपर के सभी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों आपका राइट आंसर होगा, ठीक। 36 के बाद 37 नंबर का प्रश्न है कि उस वस्तु की पहचान करें जो कारक भुगतान नहीं है। तो रक्षा कर्मियों को मुफ्त जो वर्दी है वो आपका कारक भुगतान है। संसद सदस्यों का वेतन भी कारक भुगतान है। एक मालिक के कब्जा वाली इमारत पर आरोपित किराया भी कारक भुगतान है। लेकिन जो अनुसूचित जाति के छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है यह कारक भुगतान नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी 37 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
38 नंबर का प्रश्न है कि स्वरोजगार साधनों की मिश्रित आय का अर्थ है। तो स्वरोजगार साधनों की मिश्रित आय का मतलब होता है संयुक्त कारक भुगतान जो अलग अलग नहीं है, यह होता है स्वरोजगार साधनों की मिश्रित आय का अर्थ है। यानी ऑप्शन नंबर सी 38 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि अंतिम खपत की मांग में उत्पन्न होती है। तो अंतिम खपत की मांग जो है वो घरेलू और सरकारी दोनों क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, घरेलू और सरकारी दोनों क्षेत्र में। 40 नंबर का प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय का अर्थ है। तो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है एनएनपी ऑब्लिक जनसंख्या, ठीक है, एनएनपी बाई जनसंख्या, यह होता है आपका राष्ट्रीय आय का अर्थ है। यानी ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 40 नंबर के प्रश्न का। 41 है कि अर्थव्यवस्था में निवेश को हतोत्साहित करने के लिए आरबीआई कर सकता है। तो हतोत्साहित करने के लिए आरबीआई जो है वो बैंक दर में वृद्धि कर सकता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बैंक दर में वृद्धि करने से ऋण महंगे हो जाएंगे, जिस कारण लोग बैंक से ऋण कम लेंगे, जिससे निवेश कम या हतोत्साहित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए 41 का राइट आंसर होगा। 42 नंबर है कि सीआरआर में वृद्धि का प्रभाव शून्य या नगण्य होगा यदि जो है बैंक दर में कमी की जाती है, तो सीआरआर में वृद्धि का प्रभाव शून्य या फिर नगण्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका 42 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न देखिए, 43 है कि साख को नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए। तो साख को नियंत्रित करने के लिए सीआरआर बढ़ाना जाना चाहिए और बैंक दर में वृद्धि की जानी चाहिए, ठीक है। तो साख इस प्रकार से नियंत्रित होगा कि सीआरआर को बढ़ा दिया जाना चाहिए और बैंक दर में वृद्धि। सो ऑप्शन नंबर सी इसका 43 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर है कि नियंत्रण अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को अंधाधुंध रूप से प्रभावित करते हैं। तो मात्रात्मक जो है वो नियंत्रण अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को अंधाधुंध रूप से प्रभावित करते हैं। सो मात्रात्मक विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका 45 नंबर के मूल्यह्रास के दौरान यह सलाह दी जाती है। तो मूल्यह्रास के दौरान यह सलाह दी जाती है कि कम बैंक दर और बाजार में प्रतिभूतियां की खरीद करना चाहिए, इस प्रकार की सलाह दी जाती है क्योंकि यह उधार और निवेश को प्रोत्साहित करेगा। सो ऑप्शन नंबर ए 45 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 है कि अंतिम उपाय के ऋणदाता का अर्थ है। तो अंतिम उपाय के ऋणदाता मतलब वित्तीय संकट के समय में अन्य बैंकों के बचाव में आने वाला सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो अंतिम उपाय के ऋणदाता यही होते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 46 नंबर के प्रश्न का। 47 है कि यदि एक अर्थव्यवस्था को अधिकांश यूरोजोन देशों की तरह मंदी को नियंत्रित करना है, ठीक है, तो निम्न में से कौन सा उपयुक्त हो सकता है। अधिकांश यूरोजोन देशों की तरह मंदी को नियंत्रित करना है तो वो जो है आपका रेपो रेट को कम करना और सीआरआर को कम करना जो है उपयुक्त हो सकता है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 47 का। 48 है कि आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के राष्ट्रीय भंडार का संरक्षक कौन है। तो इसका संरक्षक आरबीआई है दोस्तों। तो आरबीआई यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 48 का। 49 नंबर का प्रश्न देखिए कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में निवेश बचत से अधिक है तो अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय जो है वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी यानी बढ़ जाएगी। तो बढ़ती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 50 नंबर है कि मांग में कमी का उत्पादन और रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें जो है कमी आएगी उत्पादन और रोजगार दोनों में। अगर मांग में कमी होगी तो उत्पादन में भी कमी आएगा और रोजगार में भी कमी आएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 50 नंबर के प्रश्न का। 51 है कि दूरसंचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को भू अप्रगामी कक्षा में रखा जाता है, ठीक है। तो एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब, तो निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। जब जो है कक्षा जो है भूतुल्य कालिक होती है, दूसरा है कक्षा वृत्ताकार होती है और कक्षा जो है पृथ्वी के भूमध्य रेखा के समतल होती है, तब जो है एक उपग्रह इसी कक्षा में तब होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 1, 2 और 3 जो है आपका ट्रू स्टेटमेंट है, 4 जो है आपका ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 नंबर के प्रश्न का। 52 है कि चंद्रमा का आकार प्रतिदिन बदलता है क्योंकि, इसके बदलना के कारण है कि हम चंद्रमा का वह भाग देखते हैं जिससे सूर्य का प्रकाश परावर्तित होता है, इस प्रकार चंद्रमा का आकार प्रतिदिन बदलता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है।
52 के बाद 53 नंबर का प्रश्न देखिए, घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः जो है समानांतर संबंधन है। तो इस प्रकार से समानांतर संबंधन है। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 53 के बाद 54 नंबर है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है। तो जी नहीं दोस्तों, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। दूसरा है आपका कि बर्फ की संगलन जो है गुप्त ऊष्मा तथा जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा के बराबर होती है। तो ये भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। वातानुकूलक में कक्ष वायु में वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवनित कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है दोस्तों, ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो केवल 3 नंबर का आपका स्टेटमेंट सही है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 54 का। 55 नंबर देखिए कि पानी को एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। ठीक है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। तो जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो उतना ही होगा। कितना होगा? उतना ही होगा। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार। सो ऑप्शन नंबर सी 55 का राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। इंद्र है, तो इंद्र क्या है? इंद्र जो है एक दोस्तों एक रडार है। ठीक है, सेना और वायु सेना के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार विकास प्रतिष्ठान के द्वारा जो है 2D रडार को जो है लो फ्लाइंग डिटेक्शन रडार को भारतीय डॉपलर रडार श्रृंखला भी कहा जाता है और यह रडार है दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर सी इसका इंद्र राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर के प्रश्न का इंद्र रडार है। 57 नंबर है कि विल्हेल्म रॉन्टजन ने आविष्कार किया था। तो वो आविष्कार किया था एक्सरे मशीन का। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है 57 का। 58 है कि सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है। तो अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण होता है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन हो जाना। इस प्रकार अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 58 नंबर के प्रश्न का। 59 नंबर का प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए एक दूसरे को। ठीक है, एक तरफ है भूकंप। तो भूकंप जो है वो सिस्मोग्राफ से मापते हैं। ऊंचाई जो है वो आपका अल्टीमीटर से। ठीक है, और विद्युत धारा वो मापते हैं आपके एमीमीटर और प्रतिरोध जो है ओम। तो 2, 3, 1, 4। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 59 नंबर के प्रश्न का। 60 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किन बहुलकों का उपयोग जो है बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ वस्तु को बनाने में जो है आपका केवलर का और लेक्सॉन का, इन दोनों का उपयोग किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 1 और 3। गिलिप्टॉल का जो है उपयोग जो है बुलेट प्रूफ वस्तु बनाने में नहीं किया जाता है। 60 के बाद 61 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि सिरके, नींबू व दही में पाया जाता है। तो इनमें जो है अम्ल पाया जाता है। क्या? कमजोर अम्ल। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है 61 का। 62 नंबर है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। तो सूची 1 में क्या दिया हुआ है? नीला थोथा। तो नीला थोथा जो है वो कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट यानी कि ए का 4 हो जाएगा। दूसरा है आपका एप्सम सॉल्ट, वो जो है मैग्नीशियम सल्फेट को कहा जाता है। तीसरा है बेकिंग सोडा, वो सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है। और लास्ट है कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। यानी कि 4, 3, 1 और 2। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए सही कूट दिया हुआ है। सो ऑप्शन डी 62 का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सूची 1 को सूची 2 से सही मिलान है। 63 नंबर है कथन यानी एसर्शन। क्या दिया हुआ है कि सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। तो ये आपका एसर्शन यानी कथन सही है। और कारण रीजन क्या दिया हुआ है कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो रीजन भी इसका सही है और रीजन जो है आपका एसर्शन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इस प्रकार से ए इसका राइट आंसर है, आपका सही आंसर हो जाएगा एसर्शन और रीजन से संबंधित प्रश्न का। 64 नंबर है कि गुरु जल क्या है? तो गुरु जल जो है ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन का जो मिक्सचर है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका 64 का करेक्ट आंसर होगा। 65 नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग जो है स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो ये 4 ऑप्शन में ग्रेफाइट आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 65 का। 66 नंबर का प्रश्न है कि मोती मुख्य रूप से बना होता है। तो मोती जो है कैल्शियम कार्बोनेट से मुख्य रूप से बना होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका 66 के बाद 67 नंबर का प्रश्न कि प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक समानता प्रयोग होने वाली वस्तु है। तो प्रतिदीप्त नली में जो सर्वाधिक समानता प्रयोग होता है वो होता है पारा, वाष्प तथा आर्गन। ये जो है सर्वाधिक प्रयुक्त होता है। सो ऑप्शन नंबर सी 67 का करेक्ट आंसर है। 68 नंबर है कि पास्तुकृत संबंधित है। तो पास्तुकृत जो है संबंधित है वो दूध के निर्जमीकरण से। किससे? निर्जमीकरण से जो पास्तुकृत संबंधित है। इसमें जो है दूध को 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। उसके पश्चात 55 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा किया जाता है और इस प्रक्रिया से दूध में उपस्थित हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और दूध का निर्जीकरण हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका 68 का करेक्ट आंसर होगा। 69 है कि एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो एटम में न्यूट्रॉन का खोज जो है जेम्स चैडविक ने किया था। तो जेम्स चैडविक ऑप्शन नंबर बी 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 है कि घेंघा की कमी से होता है। तो घेंघा जो है वो आपका आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाती है। 71 है कि जीवाणु का खोज किसने की। तो जीवाणु का खोज जो है वो लीवेनहोएक ने किया। किसने? एंटोनी वॉन लीवेनहोएक। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 का। 71 के बाद 72 नंबर का प्रश्न देखिए कि वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। तो वृक्ष की आयु जो है इसमें वार्षिक विवलयों की संख्या के आधार पर जो है वर्षों में निर्धारित किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। वृक्ष की आयु का निर्धारण जो है वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर किया जाता है। 72 के बाद 73 एक निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। तो होता है चींटी का। चींटी का मस्तिष्क जो है उसका शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। सो ऑप्शन नंबर ए 73 का करेक्ट आंसर होगा। 74 है कि अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है। तो अंगोरा ऊन जो है प्राप्त होता है वो सशक अथवा बकरे की एक प्रजाति से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 74 नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट है 74 के बाद 75 कि निम्न में से किसमें जो है पित्ताशय नहीं होता है। तो पित्ताशय जो है वो बिना रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं में नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो है आपका हिरन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हिरन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है। 76 है कि एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल होता है तो शामिल होता है सैक्रोमाइसीज। तो साइक्रोमाइसीज का जो है किण्वन में प्रयोग किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 76 का। 77 है कि निम्नलिखित में स्वान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ है। तो डिंगो और बेसेंजी स्वान की वे उपजातियां जो सामान्यतः कुत्तों की तरह नहीं भौंकते हैं बल्कि एक तरह के आलाप ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो डिंगो इसका ऑप्शन नंबर है 77 का राइट आंसर है। 78 है कि ऊँट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है। तो अपने कुबड़ का जो है प्रयोग वसा के संग्रहण के लिए ऊँट करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर है वसा के संग्रहण के लिए। 79 नंबर है कि भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के तंतुओं को एक साथ बनकर बहुमूल्य चित्रपट तैयार करने वाला यह असाधारण वैज्ञानिक संसार को एक क्या कार्य आणविक दृष्टिकोण दे गया। उसने विटामिन सी के चमत्कारी गुणों को पहले तो जुकाम के उपचार के लिए जुटाया पर बाद में उसे कैंसर निवारक अभिकर्ता भी बना दिया। ऊपर विज्ञान क्षेत्र के जिस महान व्यक्ति का उल्लेख है वह है तो वो किनका नाम है, वो है लाइनस कॉर्न पॉलिंग है। कौन है वो महान व्यक्ति? वो है लाइनस कॉर्न पॉलिंग। इन्हें भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के क्षेत्रों में वृहद शोध कार्य किया है। सो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 नंबर के प्रश्न का। 79 के बाद 80 नंबर का है कि वेल्ड यानी घास का खुला मैदान किस देश में जो है वो समशीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। तो वेल्ड जो है वो दक्षिण अफ्रीका में समशीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। सो ऑप्शन नंबर इसका 80 का सी करेक्ट आंसर है। 81 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन जो सही नहीं है वो है आपका कि अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। आपका स्टेटमेंट सही नहीं है। बाकी ये सभी तीनों स्टेटमेंट ट्रू हैं 1, 3 और 4। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 81 का। 82 नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला जलप्रपात नहीं दोस्तों, यह एंजल जलप्रपात है। सो यह सही सुमेलित नहीं है। पहला ही ऑप्शन नंबर ए इसका 82 का राइट आंसर होगा। 83 है कि नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो बहामास जो है नसाउ सही है, कोस्टारिका सन जो सही है, निकारागुआ जो है बेल्पोपोन जो है बेलीज की राजधानी है। सो इस प्रकार से ये सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 83 का। ये सभी राज्य और राजधानी से संबंधित जो है आपके चारों ऑप्शन दिए गए थे। 84 में देखिए कि नीचे दिए गए जो है राज्य और
जनजातियों के युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो असम में मिरी जनजाति सही है, नागालैंड कोन्याक सही है, अरुणाचल अप्तानी सही है, मध्य प्रदेश जो है आपका लवांडा। तो लवांडा जो है इन्हें कई नामों से जाना जाता है, जैसे बंजारा, लमन, लमांडी, लबनी, जो है राजस्थान के जाति है, ठीक है, जनजाति है। तो इस प्रकार से आपका लवांडा जो है सही मिलान नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, मध्य प्रदेश लवांडा। 85 नंबर है कि निम्न वाक्यों में से कौन सा सही है? तो पहला है कि मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है। तो जी दोस्तों ये आपका स्टेटमेंट सही है। इसमें जो है आपका छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तथा राजस्थान से इसकी सीमा लगती है। सो ऑप्शन नंबर ए 85 का करेक्ट आंसर है। 86 है कि एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर। तो भारत का बड़ा नगर का नाम है मुंबई है, एक द्वीप पर निर्मित। सो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। सालसेट द्वीप पर जो है भारत का जो है मुंबई वो बसा हुआ है, ठीक है। तो सालसेट द्वीप मुंबई है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है 86 का। 87 नंबर का प्रश्न देखिए कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? वो लंबा है गुजरात का। कितना किलोमीटर? वो 1214.7 किलोमीटर लंबा है, जो देश की कुल मुख्य भूमि के तट का लगभग 23% है। सो ऑप्शन नंबर सी 87 का करेक्ट आंसर है। 88 है युग्मों पर विचार कीजिए और कौन सी युग्म सही है? तो देखिए युग्म पहला आपका क्या दिया हुआ है, हिमनद और नदी के बारे में। तो बंदरपुछ जो है यमुना, ठीक है, बंदरपुछ जो है हिमालय की चोटी का नाम है, ये यमुना नदी का उद्गम क्षेत्र है, ये आपका सही है। 12 सिगरी जो है चिनाब, ये भी आपका सही है। मिलाम जो है मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल है, तो ये आपका सही मिलान नहीं है। और सियाचिन जो है आपका नुब्रा नदी का, ये आपका सही है। और जेमू जो है मानस नदी का उद्गम स्थल, ये भी आपका सही मिलान नहीं है। तो केवल 1, 2 और आपका 4 सही मिलान है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 4। मिलाम और जेमू देखिए किस नदी का आया है? तो मिलाम जो है वो एक पर जो उत्तराखंड के पिथौरा जिले में स्थित जो नंदा देवी से निकली है, ठीक है, तो ये फॉल्स है आपका। और जेमू जो है वो कहाँ है? कंचनजंगा पर्वत पर स्थित है और तीस्ता नदी से निकली है। इस प्रकार से भी आपका सही मिलान नहीं है। 89 नंबर है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नर्मदा व ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो नर्मदा व ताप्ती नदियाँ जो है वो सतपुड़ा सिरनिया के बीच स्थित है। सो ऑप्शन नंबर डी 90 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर होगा। 91 नंबर है कि नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्री संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर जो नीचे दिए गए 1, 2, 3 पर सूचीगत है, तो विचार विमर्श हुआ था। तो विवादग्रस्त मुद्दे क्या क्या हैं? तो मुद्दे जो हैं आपका नीचे दिए गए मुद्दे को मानचित्र ABC से सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो ए पे जो है वो है आपका सीमा विवाद का निपटारा है, दूसरा है आपका बी का वो है सैन्य दल का विनियोजन, और तीसरा है आपका सी का वो है नदी जल का बंटवारा। यही 3 मुद्दे थे। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 91 नंबर के प्रश्न का। 92 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है? तो जबलपुर जो है सबसे निकटस्थ है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है। तो ऑप्शन नंबर ए 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 है कि प्रधान मध्याह्न का मान है। तो प्रधान मध्याह्न का मान जो होता है 0 अंश होता है, कितना? 0 अंश। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी 93 का राइट आंसर हो जाएगा। 94 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। तो पृथ्वी को कुल 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, तो ये आपका सही है। और प्रत्येक क्षेत्र 15 डिग्री अक्षांश आच्छादित करता है। तो जी नहीं दोस्तों, ये आपका 15 डिग्री अक्षांश आच्छादित नहीं करता है प्रत्येक क्षेत्र। सो केवल 1 नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा, 94 नंबर का प्रश्न जो है, ठीक है। और 95 नंबर का प्रश्न है आपका कि 2024 में भारत के स्वागत योग्य क्षेत्र के रूप में कौन सा प्रदेश अग्रणी रहा है? तो रहा है आपका हिमाचल प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बाफ्टा अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो मिला है ओपेनहाइमर को। तो ओपेनहाइमर यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओपेनहाइमर। 96 और 97 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के फर्स्ट हाफ में भारत की रैंक क्या है? तो फर्स्ट हाफ में भारत का रैंक जो है 84वें स्थान पर थी, ठीक है। 50वें भारत की रैंकिंग 50वें स्थान पर है, जो 23 में 84वें पर थी। तो 85 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर के प्रश्न का फर्स्ट हाफ में भारत की रैंक 85 नंबर का है, ठीक है। 98 नंबर का प्रश्न है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो दूसरा देश जो अमेरिका बना है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 नंबर के प्रश्न का।
99 है कि मनोहर जोशी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका निधन हो गया है? तो ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 100वां नंबर का प्रश्न है आपका सेट नंबर 12 का कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया रामभद्राचार्य और गुलजार इन दोनों को। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। 101 है कि आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया, उनका संबंध किस धर्म से था? तो उनका संबंध जो है जैन धर्म से था। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म। 102 है कि भारतीय नौसेना का सैन्य अभ्यास मिलन 24 कहाँ शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना का मिलन 24 सैन्य अभ्यास। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 102 नंबर के प्रश्न का। 103 है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनफ्यूज मिशन लॉन्च किया है? तो वो एजेंसी का नाम है नासा। नासा जो है अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने इनफ्यूज मिशन को सिग्नल लूप का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नासा। 104 है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य राष्ट्र कौन सा देश बना है? वो बना है चिली दोस्तों। चिली जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य राष्ट्र बना। सो ऑप्शन सी 104 का करेक्ट आंसर है। 105 है कि प्रतिवर्ष विश्व रेडियोग्राफ दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो है वो 8 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2012 से हुई थी 8 नवंबर को। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है 105 का। 106 नंबर है कि किस देश में 14वां राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है? तो 14वां राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान का राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो ब्रिटेन में हुआ है। तो ब्रिटेन यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 107 का कौन सा देश जो है यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हुआ है? तो रूस है। रूस जो है यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 107 के बाद 108 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। किस देश का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पर रहा है? तो वो है आपका सिंगापुर। सिंगापुर का जो है प्रथम स्थान पर रहा है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, और भारत का स्थान जो है 83वां रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। भारत का हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 में कौन सा स्थान है? तो उसमें जो है 85वां स्थान है भारत का हेनले पासपोर्ट सूचकांक में। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत का भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में कौन सा स्थान रहा है? तो रहा है 93वां स्थान। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। किस सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1000 रुपये के पेंशन की मंजूरी दी है 1000 रुपये की ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन? तो वो दिया है झारखंड सरकार ने। सो ऑप्शन नंबर 20 का 111 का करेक्ट आंसर है। हाल ही में चर्चित नागरहोल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो नागरहोल टाइगर रिजर्व जो है वो कर्नाटक में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, कर्नाटक राज्य। 113 है कि कौन सी राज्य सरकार मॉब लीचिंग की घटना में मारे गए व्यक्ति के परिजन को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी? तो मध्य प्रदेश की सरकार, एमपी कैबिनेट ने जो है इसकी घोषणा किया है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 114 है कि यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग के अनुसार किस देश ने एक बार फिर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब अपने नाम किया है? तो है स्विट्जरलैंड ने। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 114 के बाद 115 नंबर का प्रश्न है आपका कि किस रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम रेटिंग के साथ आईजीबीसी का ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो प्राप्त हुआ विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 115 का। 116 नंबर का प्रश्न है कि बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन उपराष्ट्रपति दीप धनखड़ 14 सितंबर को किस स्थान पर किए? तो किए हैं जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में। सो ऑप्शन नंबर ए 116 का करेक्ट आंसर है। 117 है कि भारतीय विरासत के 2 लेखकों को वैश्विक संस्कृति समझ के लिए 2023 ब्रिटिश अकादमिक पुस्तक पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। तो वो 2 लेखक का नाम क्या है दोस्तों? 2 लेखक का नाम है नंदिनी दास और अरुंधति रॉय। तो नंदिनी दास और अरुंधति रॉय को जो है भारतीय विरासत के 2 लेखकों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है ब्रिटिश अकादमिक पुस्तक पुरस्कार के लिए। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों, किसको दिया गया है ये देखिए, आपके लेखक ब्रिटेन स्थित नंदिनी दास और अमेरिका स्थित क्रिस मांजरपा है, लेकिन यहाँ ऑप्शन बी दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा व्याख्या के हिसाब से। ठीक है, ये लेखक का नाम क्या है? नंदिनी दास और क्रिस मंजापड़ा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए होगा, ना कि बी होगा, याद रखिएगा।
117 के बाद 118 नंबर है कि प्रतिवर्ष गांधी जयंती कब मनाई जाती है, तो 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। 2 अक्टूबर को ही जो है गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 ईस्वी को। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो उत्तर बिहार जो है बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, हम लोग सभी जानते हैं। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना का नाम है, तो वह गंडक परियोजना। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 120 नंबर के प्रश्न का। 121 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यानी NH2 पर स्थित नहीं है, तो आपका पटना जो है NH2 पर स्थित नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 121 नंबर के प्रश्न का। 122 है कि बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो है आपका शिवहर। शिवहर में जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 123 है कि पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है, तो आपका काठमांडू, नई दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी और रांची, इन सभी जगहों से पटना का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जुड़ा हुआ है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 123 का। 124 है कि तृतीय बौद्ध संगति किस स्थान पर बुलाई गई थी, तो तृतीय बौद्ध संगति जो है आपका पाटलिपुत्रा में बुलाई गई थी। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 124 का। 125 है कि बिहार से किसे 2022 में दादा साहेब फाल्के भारतीय टेलीविज़न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो दीप श्रेष्ठ को जो है यह दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविज़न अवार्ड मिला है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि पटना के निवासी हैं। 126 है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है, तो इसका स्तर जो है 15.3% है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 126 का। 127 है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो पहला रामसर स्थल है कांवड़ झील है, जो बेगूसराय में है। सो ऑप्शन नंबर सी 127 का करेक्ट आंसर है बेगूसराय। और भारत का पहला जो है उड़ीसा का चिल्का झील, और दूसरा है राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, वो भारत का पहला और दूसरा रामसर स्थल है। 128 है कि बिहार के किस जिले में अबरख का भंडार है, तो गया जिले में आपका अबरख का भंडार है। गया और नवादा, इन 2 जिलों में अबरख का भंडार है। 129 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे, तो जयप्रकाश नारायण जो है अपने 5 साथियों के साथ जेल से फरार हो गए थे हजारीबाग सेंट्रल जेल से। 130 है कि बिहार समाजवादी पार्टी ईस्वी सन जो है 1931 का गठन किन्होंने किया था, तो इसका गठन जो है किए थे फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, भारतीय समाजवादी पार्टी का गठन। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है 130 का। 131 है कि अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है, तो सबसे अधिकतम कर उद्योग जो है वो आपका किशनगंज जिले में है, तो किशनगंज यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 131 नंबर के प्रश्न का। यहाँ जो है प्लाईवुड, चाय प्रसंस्करण संयंत्र, मुर्गी पालन, झोपड़ी, रेशम, जूट, पशुपालन इत्यादि जो है अनेक गतिविधियाँ विद्यमान है। ये बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, तो वह है आपका भागलपुर जिला। तो ऑप्शन नंबर सी 132 का राइट आंसर होगा। 133 नंबर का प्रश्न है कि बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो मनोज तिवारी बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। 133 का सी करेक्ट आंसर है। 134 है सीता माता के विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा, तो इसका निर्माण जो है बिहार के सीतामढ़ी में किया जाएगा। सीता माता के सबसे लंबी मूर्ति का निर्माण। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 135 है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है, तो जमुई जिले में जो है बिहार में सबसे अधिक लगभग 27.6 टन स्वर्ण भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। और कर्नाटक राज्य भारत में सर्वाधिक सोने का उत्पादन करता है। सो ऑप्शन 20 का जमुई करेक्ट आंसर है। 136 है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला का साक्षरता दर क्या था, तो महिला का साक्षरता दर 51.50% था। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 136 का डी। और देखिए 137 नंबर का प्रश्न क्या है। 137 नंबर का प्रश्न है आपका मैथ से रिलेटेड प्रश्न है, तो मैथ और रीजनिंग के संबंधित प्रश्न को जो है आप वीडियो को जो है पॉज करके या फिर पीडीएफ की सहायता से बनाइएगा। इसका पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो है मैथ और रीजनिंग के प्रश्न बनाएंगे तो और काफ़ी लंबा चला जाएगा। आप इसको व्याख्या को समझ के बनाइए आराम से कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो है बना है। तो आपका सेट नंबर 12 का टोटल 150 प्रश्न समाप्त हुआ। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट नंबर 13 के साथ मिलेंगे दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के बीच शेयर करना इस वीडियो को नहीं भूलिएगा, और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, थैंक दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेट नंबर 13 के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।